हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने इस लेक्चर में मैं आपसे आईएएस की तैयारी में खासकर प्री एग्जामिनेशन की तैयारी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्या रोल है और उसकी फोकस्ड तरीके से आप कैसे तैयारी करेंगे, इस पर बातें करने जा रही हूँ। यानी कि मैं आपसे यह बताने नहीं जा रही हूँ कि ज्योग्राफी की तैयारी आप कैसे करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी की तैयारी आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, आपको करना ही होता है क्योंकि मेंस में भी ज्योग्राफी है। आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि ज्योग्राफी को छोड़ दें। मैं ये मान कर चल रही हूँ कि ज्योग्राफी की तैयारी आपने अपनी अपनी ढंग से कर रखी है। मेरे इस लेक्चर का मकसद एक फोकस तरीके से जो प्रिपरेशन है, यानी कि खासकर किसी पार्टिकुलर एरिया पर एग्जाम के लिए जो तैयारी हो उसमें आपकी मदद करनी है। यानी कि सारी टॉपिक हैं, सिलेबस आपने पढ़ी है, काफ़ी कुछ समझा हुआ भी है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देनी होती हैं, जिसे आप रणनीति कह सकते हैं। और मैंने यह महसूस किया है, इसके ऊपर मैं कई प्रयोग भी किए हैं कि यदि हम थोड़ी सी रणनीति बना करके उस हिसाब से तैयारी करें तो हमारा जो स्कोर है वो काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। और यदि मैं प्री एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो मैंने ये देखा है कि रणनीति अगर हम बना लेते हैं तो प्री एग्जामिनेशन में हमारा स्कोर बड़े आराम से 5 से 7% बढ़ जाता है। और 5 से 7% स्कोर का बढ़ जाना कम बड़ी बात नहीं है। यहाँ पॉइंट 1 से कम चूक जाते हैं प्री क्वालिफाई करने में, वहाँ 5 से 7 बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं ज्योग्राफी के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों पर विश्वास करके थोड़ी सी इस तरीके से तैयारी कर लेंगे तो शायद आपको कुछ अतिरिक्त लाभ मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्री एग्जामिनेशन में 4 मेन सब्जेक्ट की बात करें, जिसमें एक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है। तो इन चारों सब्जेक्ट से पूछे गए हम टोटल क्वेश्चन को हम मिला दे तो किसी भी साल, अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें फ्रेंड्स, तो किसी भी साल 60% से कम क्वेश्चन नहीं आए। यहाँ तक कि अधिकतम 72% तक क्वेश्चन केवल इन चारों सब्जेक्ट से आए हैं। कल्पना करके देखिए, चलिए हम इसके बीच का ले लेते हैं 65%। यानी कि अगर इन चारों विषयों पर आपने अच्छी तैयारी कर ली है तो ये मान करके चलिए कि प्री एग्जामिनेशन के 60% आपकी तैयारी हो गई है। अब आप उसमें से स्कोर कितना कर पाते हैं वो एक अलग बात है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 65%। लेकिन इस 65% को हम केवल 4 भागों में नहीं बांट सकते। हम इन चारों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सेम बराबर भागों में बांट दे कि 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 16-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि इन चारों में से ज्योग्राफी से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम का मतलब ये नहीं कि बहुत कम है, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन से ज्योग्राफी से आ ही जाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी के साथ एक प्रॉब्लम है, स्पेशली ज्योग्राफी के साथ। और प्रॉब्लम यह है कि फ्रेंड्स कि एक तो ज्योग्राफी है और आप जानते हैं उसका सिलेबस है, किताबों में आपको ज्योग्राफी पढ़ने को मिलती है, ठीक है, लेकिन प्री एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर पे भी क्वेश्चन मिलते हैं जो पूछे गए हैं। आपको पर्यावरण पर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि अभ्यारण्य पर पूछ लिया गया। तो अब ये जो अभ्यारण्य पर जो क्वेश्चन पूछा गया है तो एक तरीके से पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से किसी कृषि से संबंधित प्रश्न, फसलों से संबंधित प्रश्न, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको लेकर के धर्म संकट पैदा हो जाता है कि इसे हम ज्योग्राफी में ले या पर्यावरण वाले में डालें या फिर इकोनॉमिक्स वाले में डालें, ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन यदि आप बिल्कुल कौन ज्योग्राफी को लेकर के चलते हैं तो मान करके चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इन 10-12 क्वेश्चन की सामान्य तौर पर आपको अपेक्षा करनी चाहिए। सुनने में भले लगे
10-12 क्वेश्चन, लेकिन किन किन की उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आपको मेंस के लिए आपको ज्योग्राफी की तैयारी करनी ही है। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला सजेशन तो ये है कि ज्योग्राफी की आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, राइट। जैसे कि मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ कि मैं कंप्लीट ज्योग्राफी की तैयारी की बात यहाँ नहीं कर रही, मैं केवल उन फोकस एरिया को बताना चाह रही हूँ कि आप यदि उन पर थोड़ा ध्यान दे देंगे, थोड़ा विशेष रूप से तैयार कर लेंगे, थोड़ा जोर दे देंगे, तो शायद आपका स्कोर थोड़ा सा बेहद हो जाए। एग्जामिनेशन इससे पूछे गए पर थोड़ा कम भ्रमित होंगे या आप भ्रमित होंगे ही नहीं। जल्दी से आंसर देकर के समय बचा लेंगे और उस समय को उपयोग दूसरे क्वेश्चन के आंसर देने में कर सकेंगे और सोच करके देखिए कि कितना लाभ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए अब शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में जो ज्योग्राफी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। थोड़े से आपके जानकारी के लिए मैंने ये देखा है कि 50% क्वेश्चन होते हैं जो ज्योग्राफी के पूछे गए। जो मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 5 क्वेश्चन, तो 50% जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो सीधे सीधे बुक्स पर आधारित होते हैं। किताबों से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन स्टेट नहीं होते हैं कि सीधे सीधे आप उनके उत्तर दे देंगे। वो थोड़े जटिल तरीके से ग्राफ किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। 50% क्वेश्चन रिमेनिंग जो 50% क्वेश्चन होते हैं उनका संबंध खासकर करंट अफेयर से होता है। और करंट अफेयर से ऐसा नहीं है कि आप एकदम सीधे सीधे उनको पकड़ लेंगे। कुछ तो होते हैं जो सीधे सीधे पकड़ में आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधे सीधे पकड़ में नहीं आते। कोई घटना घटित हो गई है, उस घटना को और अगर विस्तार में जा करके देखें तो पता लगेगा कि अरे ये जो प्रश्न पूछा गया है ये तो इसी घटना से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करना कोई बहुत कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा अलर्ट रहें और आपको अलर्ट रहना ही चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आती हूँ इनके अलग अलग भागों पर। तो हम पहले देखते हैं कि बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50% क्वेश्चन वो किस तरीके के होते हैं और आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे, राइट। देखिए, बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भूगोल के जो बेसिक सिद्धांत हैं उन पर आधारित प्रश्न, भूगोल के मूलभूत सिद्धांत उन पर आधारित प्रश्न। जब मैं कह रही हूँ भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, तो मेरे कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, तो विश्व का भूगोल है, फिर हमारे अपने देश का भूगोल है, भारत का भूगोल है। तो भारत का भूगोल इसका सेकंड पार्ट है। जो मैं अभी बात कर रही हूँ किताबों से, तो भारत का भूगोल उसका सेकंड पार्ट है। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पार्ट है वो है भूगोल के सिद्धांत, और भूगोल के सिद्धांत की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर आप भूगोल के सिद्धांत की तैयारी कर लेते हैं, अभी मैं चर्चा करूंगी कि सिद्धांत से मेरा मतलब क्या है, तो आपके अनुमान लगाने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप में इस क्षमता को हासिल कर लिया, थोड़ा बहुत भी हासिल कर लिया, तो करंट अफेयर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है 50% उनमें इससे बहुत मदद मिलती है और आप चमत्कार कर सकते हैं। दूसरे लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, आपके साथी भी, कि भाई तुमने कैसे इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन आप उसे अपने क्षमता के आधार पर, जो आपने सिद्धांत समझ करके जो क्षमता हासिल कर लिए, वो भूगोल के आधार पर आपने सॉल्व कर लिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और इन पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इसकी जो शुरुआत है वो पृथ्वी से करनी चाहिए। और जब मैं पृथ्वी की बात कर रही हूँ तो पृथ्वी की संरचना है, उसकी आंतरिक संरचना है, इस पे अब सामान्यतया प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सामान्य तैयारी के अंतर्गत इसकी तैयारी हासिल की ही होगी। लेकिन मैं जहाँ जिस संरचना की बात कर रही हूँ उसका संबंध है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इस सब से है। तो फ्रेंड्स, आइए अब भूगोल के जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण पिलर हो सकते हैं, टॉपिक हो सकते हैं, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए कि पूरी की पूरी पृथ्वी को किस तरीके से विभाजित किया गया है। बीचों बीच रेखा खींची गई है जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ भूमध्य रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें
आप कर्क रेखा, मकर रेखा कहते हैं और फिर इसके बाद ऊपर रेखाएं खींची गई हैं। ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं, इनकी बहुत अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी ये जो रेखाएं हैं वैसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है और यदि आप एक बार इसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पता लगेगा कि पृथ्वी की ढेर सारी विशेषताएं हैं, खासकर उसके तापमान से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं, उसकी वर्षा से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं, उसकी फसलों से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं, आर्द्रता से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं, विंड्स से जुड़ी हुई जो इसका चरित्र है। ये ढेर सारे रहस्य मैं जगत का आपके सामने पर्दा पर पर्दा खुलते चले जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो। क्योंकि ये जो विभाजन किया गया है रेखाओं के आधार पर, ये आप कह लीजिए कि एक प्रकार से कहीं न कहीं ये वहाँ के मौसम और जलवायु को बताने वाले विभाजन है। एकदम से पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ की जलवायु ऐसी होती है, यानी कि पूरे विश्व के बारे में आपकी समझ विकसित हो जाती है। खासकर यहाँ मैंने पृथ्वी पर रेखाओं की बात की है, नहीं तो आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं या तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। इन दोनों पर आपकी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए, जिसमें एक अक्षांश रेखा के बारे में मैंने आपको बताई कि समुद्र तल से एक ऊंचाई होती है, फिर समुद्र से दूरी भी होती है, फिर कहाँ जल भाग है, कहाँ स्थल भाग है, महासागरीय धारा किस तरीके की होती है, इन सब को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये मैं तो सिद्धांत की पक्ष वाली बात कर रही हूँ। उदाहरण के तौर पर तापमान, यदि आप तापमान की विशेषता को समझ लेते हैं तो आप देखिए ढेर सारी चीजें समझ लेंगे, क्योंकि तापमान पर ही वहाँ वर्षा कितनी होगी ये निर्भर करता है। तापमान पर ही यह बात निर्भर करता है कि वहाँ हवाएं किस दिशा से किस दिशा को चलेगी, कहाँ से वह टर्न लेगी, हवाओं का दबाव कैसे बनेगा। तापमान के आधार पर ही वहाँ महासागरीय धारा जन्म लेती हैं और बढ़ती हैं। ढेर सारी चीजें तापमान पर आधारित हैं और तापमान जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे बड़ा कारण होता है। इस पर आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस पर एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप चमत्कार पाएंगे अपने अंदर। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बाद फिर आप थोड़ा सा देखिए कि इस पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं, जिसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन होते हैं, ये कौन सी शक्तियां हैं जो परिवर्तन करती हैं। भौतिक परिवर्तन करने वाली शक्तियां हो सकता है कि सीधे सीधे इन पर क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन मैं अनुमान लगाने की क्षमता को विकसित करने की बात कर रही हूँ, तो इसके बारे में मैं भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ पृथ्वी से जुड़ी हुई जो दूसरे घटनाएं हैं, मुझे लगता है कि एक बार विशेष रूप से ध्यान देते हैं, जैसे कि भूकंप है, जैसे ज्वालामुखी है, महासागर का ताप है, उसकी लवणता शैली है और धाराओं के बारे में। हालांकि अब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, इन सब पर प्रश्न पिछले कुछ समय से नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार आपको उस पर नजर मार ही देनी चाहिए। ये नहीं कि पृथ्वी की गतियां कैसी होती हैं, ज्वार भाटा कैसे आते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, लेकिन थोड़े से अच्छे तरीके से, सतही तरीके से मत देखिएगा, क्योंकि अब बहुत सतह वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसे जटिल बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक इसी तरीके से आप आर्द्रता के जान लीजिए। आर्द्रता जो जल जब परिवर्तन होता है तो उसके कौन कौन से रूप होते हैं। कुछ समय पहले इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ओस, तुषार, कोहरा, ये सब कैसे बनते हैं, वर्षण के क्या प्रकार होते हैं। ये कठिन नहीं है, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें कितनी बारीकियां पैदा कर दी जाती हैं कि यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो गलत कर आएंगे। इसलिए थोड़ी सी बारीकी, थोड़े से महीन निगाह से इन्हें देखने और समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये मान करके चलिए कि गलती होने की संभावना रहेगी। इन सब को तैयार करने के बाद फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एक प्रकार से जलवायु से ही संबंधित है और इसका सीधा संबंध अक्षांश रेखा से है, और वह है तापमान के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन। जैसे कि आपने पढ़ा है कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध,
इससे जुड़ा हुआ अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व का जलवायु का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पर मैं कुछ इशारे के रूप में कहना चाहूंगी, जैसे विषुवत रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, टैगा सदृश जलवायु, समुद्र रेखीय जलवायु। क्योंकि एक बार आप इन्हें समझ लेते हैं तो पूरी की पूरी दुनिया में किस तरह से वन है, वनस्पतियां हैं, वहाँ किस तरह के फसल होते हैं, संभावना होगी, वहाँ तापमान कैसा होगा, वहाँ फ्रूट्स होंगे, वहाँ वेजिटेबल होंगे या चावल होगा, इन सब की समझ विकसित हो जाती है। इस निगाह से आप उन्हें देखें। स्टेट तरीके से याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन को सॉल्व करने में फिर से आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इन्हें समझ करके पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने तापमान को पढ़ लिया, तो तापमान उष्णकटिबंध में क्यों उष्णकटिबंध है, शीतोष्ण क्यों कम हो रहा है, ध्रुव से कैसे इसकी दूरी बन रही है, भूमध्य सागर से इसका क्या संबंध है। जब इस तरह से आप इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि अरे मैंने हाथ में तो एक मास्टर की आ गई है जिससे मैं ढेर सारे ताले खोल सकता हूँ। चाबी एक ही है लेकिन ताले कई खुल सकते हैं। मैं खास कर यहाँ थोड़ी सी तैयारी आप वायुमंडल पर भी कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा तो नहीं पूछे जाते लेकिन थोड़े से रूप में, जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिमंडल। इस तरीके से थोड़े आप देख लीजिएगा। और इसी तरह से वायु का दबाव है, चक्रवात, प्रति चक्रवात तो पवन होते हैं, अस्थाई पवन क्या होती हैं, व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, पछुआ हवाएं क्या होती हैं, इसके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। और इतनी जानकारी आप ले लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि जो भूगोल की सिद्धांत की बात मैं कर रही हूँ वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। भूगोल के सिद्धांत तैयार हो जाएंगे। देखिए, भूगोल के सिद्धांत को जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं वो सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और आपको कभी भी क्वेश्चन इस रूप में प्रोवाइड किया जाता है मानो कि कोई केस स्टडी दिया जा रहा हो, सीधे सीधे नहीं पूछे जाते। मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ मैं एक प्रश्न बताना चाहूंगी। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, इसके विस्तार के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिनमें नमी धारण करने की क्षमता है, इसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ए कपास, बी जूट, सी गन्ना और डी चाय। तो प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है उसका जो स्वरूप है कुछ इस तरीके का हो गया है। इसलिए यदि अब आप रटने पर भरोसा करेंगे तो मान करके चलिए कि आप गलत चीज पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पक्का मान करके चलिए कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ जो अपेक्षाकृत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप तापमान को जानते हैं, हवाएं कैसी बहती हैं ये जानते हैं, चक्रवात कैसे बनते हैं, प्रति चक्रवात कैसे बनते हैं, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एकदम सरल तो नहीं है, फिर भी अगर आप इस कैपेसिटी से मैच हो रहे हैं, अगर आपने यह कैपेसिटी हासिल कर लिया है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो ये कठिन प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 1 और 3। अब आप देखिए कि अंतर है और 10 डिग्री, अब आप देखिए कि अंदर है और 10 डिग्री सेल्सियस बाहर का आसपास का तापमान कम है, तो उससे वह चक्रवात बनेगा या नहीं बनेगा? क्या होगा? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए मैंने भूगोल के सिद्धांत की विशेष रूप से बात की है, उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। भूगोल के सिद्धांत इसका जो दूसरा हिस्सा है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स वह भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल, भारत की भूगोल पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए, हम भारत में रह रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आपके ऊपर देश की डेवलपमेंट का दायित्व होगा, तो भूगोल की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो फिर आप पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आपदा प्रबंधन भी करना है, तो आपका आपदा प्रबंधन का सीधा सीधा संबंध है। तो व्यवहारिक रूप से मैं भी और एक स्नातक के रूप में भी भूगोल की अच्छी समझ तो होनी ही चाहिए। आइए अब मैं थोड़ा सा भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण जो भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं आपके प्रिपरेशन की, प्री एग्जामिनेशन की, उन पर थोड़ी सी बातें करती हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपको भारत का जो सामान्य परिचय है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि अक्षांश, देशांतर रेखाएं क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या है, हमारे पड़ोसी देश क्या है, बहुत अच्छे से इसकी जानकारी होनी चाहिए, राइट। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आता है वो है भारत का भौगोलिक वर्गीकरण, और इसकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर भारत का सामान्य परिचय आपके पास है और भौगोलिक वर्गीकरण भी आप जानते हैं अपने देश का, तो 1 या 2 प्रश्न बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे केवल इन 2 टॉपिक के आधार पर। जब मैं कह रही हूँ भारत का वर्गीकरण, तो इसका क्या अर्थ है, मतलब भारत को आप कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं भौगोलिक रूप से, जैसे आप करते हैं, न कि भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय का क्षेत्र, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम और पूर्वी घाटी, इस तरह से विभाजित करते हैं न। लेकिन आपको रटना नहीं है। बार बार फ्रेंड्स मैं इस बात पर जोर दे रही हूँ कि प्लीज रटना नहीं है, इन्हें समझना है, एक एक करके इसके चरित्र को समझना है, कोशिश करना है। तापमान क्या है, वर्षा क्या है, क्यों इसका अलग से विभाजन किया गया, इसकी विशेषताएं क्या हैं, दूसरे से ये क्यों अलग हैं, इस तरीके से बिल्कुल उलट पलट करके अच्छे तरीके से इसके समझना होगा। इसके बाद जो हमारा नदी तंत्र है, हमारे नदी के जो तंत्र है, उसे आप अच्छे से समझ लीजिए और विशेषकर इस पर जोर दीजिए। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है और ये अंतर क्यों है, इस पर खास कर आप जोर दीजिएगा। भारतीय वनों का वर्गीकरण भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि जब आप वनों का वर्गीकरण जान लेते हैं, वनस्पतियों का वर्गीकरण जान लेते हैं, तो उससे आपको वहाँ की जलवायु और दूसरी बातों को समझने में बहुत मदद मिलती है। और साथ ही सामान्यतया इससे देखा जाता है कि एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे जो वन हैं उनका वर्गीकरण, हमारी जो मानसूनी जलवायु है, आप जानते हैं, तो मानसून के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना ही चाहिए। इसी में हम जो एक एल नीनो और ला नीना की बात करते हैं, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कृषिगत जलवायु क्षेत्र। अब जलवायु जान चुके हैं, जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण देख लिया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो कृषिगत जो हमारे जलवायु क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। कृषिगत जलवायु क्षेत्र कहने का मतलब है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, पार्टिकुलर एरिया की वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ वर्षा अलग तरह की होती है, वहाँ जो भूमि की बनावट है वो पठारी है, मैदानी है, वो एक अलग अलग किस्म की है, तापमान कैसा है वो अलग अलग किस्म का होता है। तो जब आप जलवायु क्षेत्र को समझ लेते हैं तो कृषि क्षेत्र अपने आप समझ में आ जाता है। अच्छा, यहाँ की ये जलवायु है तो यहाँ फल और सब्जियां होती होगी। अच्छा, यहाँ की ये सब्जियां हैं तो यहाँ तो फिर चावल, चाय, जूट इस तरह की फसल होती ही होंगी। अच्छा, यहाँ ये जलवायु है तो गेहूं और गन्ना खूब होता होगा। ये क्षेत्र जो मोटे अनाज का क्षेत्र हुआ, तो इस तरीके से जो फसल है हमारी कहाँ कहाँ होती है, किस किस तरह से जलवायु, वर्षा, तापमान की जरूरत होती है, और ये बहुत सरल है और बहुत आसानी से इसे आप कर भी सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने भारत के भूगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताई हूँ। देखिए, यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जिन टॉपिक के बारे में मैं बात नहीं की हूँ, तो आप भी ये मत समझिएगा कि
उसको जोर नहीं देना है, वे भी आपको पढ़ने हैं। मैं तो जो फोकस्ड तरीके से जो प्रिपरेशन हो रही है केवल उसकी बात कर रही हूँ। तो अब जो 50% जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब ये जो करंट अफेयर की जहाँ तक तैयारी की बात है तो इसके लिए साल भर तक सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, महासागरों के बारे में पूछ लिया जाता है, नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है, समुद्र तटों के बारे में ढेर सारी ऐसी घटनाओं के बारे में जो पूछ लिए जाते हैं, खबरों के बारे में जो पूछ लिया जाता है कि आप सोचते हैं कि अरे ये तो ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, जबकि वह करंट अफेयर का हिस्सा होता है और ज्योग्राफी का ही होता है। जैसे मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो गुलाबी हीरो की खदान, अर्गाइल खदान, पट्टनम कहाँ है, भारत में 2020 में किन स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, भारत में किन नगरों को यूनेस्को ने योजना द्वारा शामिल किया गया है, भारत में जिन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, पेंगोंग झील के बारे में पूछा जा सकता है, उत्तराखंड में जो हिमस्खलन हुआ है तो इस पर बात की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यह कुरी के ज्योग्राफी के तैयारी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं। तो मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।